फ्रेंड्स वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था। देखिए फ्रेंड्स यह जो सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए इस सेट को आप सभी लोग पूरा जरूर लगाएंगे। सेट के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अबुल फजल ने अकबरनामा को पूरा किया है और यह 3 जिल्दों में बटा हुआ है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तो आईने अकबरी का लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अबुल फजल जो थे ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये मिलता है विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा विनय पिटक, जिसका पाठ उपाली द्वारा, किसके द्वारा? उपाली द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी विधियों का संग्रह है। देखिए 3 पिटक हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये देखिए तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो भाषा जो है तीनों पिटकों की पाली है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण की प्रेरणा से 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की भी इन्होंने स्थापना की थी। अगर बात करें विजयनगर के बारे में तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर की राजभाषा अगर पूछा जाए तो ये तेलुगु थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पलासी का युद्ध जो है यह 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। इसमें नवाब की हार हो गई थी। बक्सर का युद्ध भी पूछा जाता है, तो बक्सर का भी युद्ध ध्यान रखेंगे 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। ठीक है। और पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। तो दोनों को याद रखेंगे। राइट आंसर पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए व्यूवाद जो है यह जैन धर्म से संबंधित न करके यह जो है भागवत धर्म से संबंधित है, व्यूवाद। 7 देख लीजिएगा। देखिए 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था 5 प्रांतों में। ये प्रांत कौन थे? बिहार था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तथा बंबई में समर्थक दलों के साथ मिलकर के कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया था। तो देखिए यहाँ 5 नहीं दिया गया है, 6 दिया गया है, क्योंकि बंबई में समर्थक दलों के साथ मिलकर के कांग्रेस को वहाँ भी बहुमत प्राप्त हो गया था। तो 6 प्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 प्रांतों में उस समय कांग्रेस ने सरकार भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें से किसने विरोध किया था? तो ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखेंगे। देखिए 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इस मांग का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रहला के लेखक कौन है? तो रहला जो पुस्तक है यह लिखी गई है किसके द्वारा? इब्ने बतूता के द्वारा। इब्ने बतूता जो था यह मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक की समय जो है भारत आया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इब्ने बतूता। फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न देखिएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ शासक कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स तराइन का जो है 1191 में पहला युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। इसमें इल्तुतमिश की जीत हो गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये 1919 का भारत सरकार का अधिनियम जो था, इसको किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रह सका था, एक बार भी इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि ब्रिटिश शासन काल में केवल एक ब्रिटिश सम्राट ने भारत आकर यहाँ दरबार किया था, वह कौन था? तो फ्रेंड्स वह था जॉर्ज पंचम, और ये लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में भारत आया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, और इसी समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और फाइनली 1912 में जो है राजधानी दिल्ली को बनाया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रैंड ट्रक रोड को सड़के आजम कहा जाता है। ठीक है, सड़के आजम कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो फ्रेंड्स ये जो है कहाँ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है, तो ऋग्वेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि निम्मो बाजगो परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो परियोजना है यह कहाँ है फ्रेंड्स? यह है, बताइए कहाँ है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 17 नंबर देखिए कि सेतु भारतम योजना का संबंध किससे है? सेतु भारतम योजना का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों के निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 मार्च 2016 को की गई थी, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह कौन सा है? नीलगिरी है। कौन सा है फ्रेंड्स? नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जो 1986 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिएगा, भारत में किस क्रम के चट्टानों में 98% कोयले का भंडार मिलता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है ये कितनी है? तो यह 31.2%, और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो 68.8%। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, बिहार दरोगा से संबंधित हमने 100 से भी अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, भारत में जाड़े के दिनों में किस मानसून से तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है? तो ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, या फिर लौटती हुई मानसून भी इसको कहा जाता है। इसके कारण जो है तमिलनाडु के तटों पर या फिर कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिन में वर्षा होती है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, ये दोनों जो है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, यह जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, किस वायुमंडल में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसी में जो है सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सभी यहीं घटित होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति किस देश में पाई जाती है?
तो सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग क्वींसलैंड प्रांत में के पास में जो है वहाँ है। तो राइट आंसर ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नाम याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद देखिएगा वायुमंडलीय संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान जो है ये कितना है, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद बात करें ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि, वन, खनन, मत्स्य पालन आता है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण आता है। तृतीयक क्षेत्र जो है इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यूएनओ द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्य का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 2030 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा गया है। तो भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तो राइट आंसर इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। तो किसके अधीन किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर कि निजीकरण में समाती है। तो निजीकरण में राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना होता है, जैसे अभी सरकार कर रही है। सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश है, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है 1956 में किया गया था। कब किया गया था, 1956 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से हैं क्षेत्रीय परिषद, पूर्व, मध्य, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के रूप में इसे विभक्त किया गया है। ठीक है, और 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। ये जो पूर्वोत्तर परिषद आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर प्रश्न में, 1971 में इसका गठन किया गया था। और सभी परिषद जितने भी परिषद हैं सभी का अध्यक्ष जो होता है ये केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है। समावेशन रणनीति जो है यह निर्धनता को घटाने पर जो है केंद्रित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिएगा कि भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है। तो ये प्रश्न का शायद हमने कल भी कवर किया हुआ था, घरेलू उपभोग पर। 35 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तो देखिए मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया था, पहले ये नरेगा था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया था 2009 में 2 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत जो हुई थी, अगर हम बात करें नरेगा की शुरू में, तो ये 2006 में नरेगा के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अंतर्गत सभी वयस्क सदस्य को 100 दिन रोजगार प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है क्या हो जाएगा, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को। 36 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वह या वे सूचक हैं जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा अल्पपोषण, वृद्धिरोधन और बाल मृत्यु दर। तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है।
तो ये है विनिर्मित उत्पाद का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? कॉल मनी भारतीय मुद्रा बाजार की मांग है, यह एक दिन के लिए उधार लिए जाते हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक दिन अवधि के लिए बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना। 39 नंबर देखिए कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। देखिए एक तरफ शेयर प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषता, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल एक जो है ये सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स? तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। क्लियर है, ध्यान रखेंगे 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय भाषा, ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से ये 5वीं अनुसूची में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? तो देखिए नागालैंड को 1963 में जो है यह राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का। हरियाणा को 1966 में। उसके बाद अगर बात करें तो सिक्किम को 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद अगर बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? ठीक है, संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है। तो ये कर जो है यह है किसी आय से, आय के अतिरिक्त जो आय पर कर है, यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही मनोनीत करते हैं, और इसमें जो है सामान्यतः जो लोकसभा के में विपक्ष के नेता होते हैं उन्हीं को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। तो राइट आंसर इसका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ संस्थात्मक पूछा जाता तो ये ब्रिटेन होता। संघात्मक जो है ये कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सी नहीं है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PVN राव समिति। देखिए ये जो समिति थी, ये PVN राव समिति यह गठित की गई थी ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के प्रशासनिक समिति के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बाकी सभी जो है ये पंचायती राज से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, खेल इत्यादि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु विधानसभा पूछा गया है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर जो है ये 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक शब्द डेमोस, ठीक है, ग्रीक शब्द डेमोस से, ठीक है, डेमोस और काराटोस, डेमोस और यहाँ मैं लिख देता हूँ काराटोस। ठीक है, संयुक्त रूप से बनी है डेमोक्रेसी, तो ग्रीक शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। ध्यान रखेंगे किस में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो क्या है, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए यह एक मूल अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। इसी के तहत अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें से जो है
6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। तो यह एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह जिला जो है, इस जिले का नाम क्या है? बीजापुर, छत्तीसगढ़ का 2020 में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है इंग्लैंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, चर्चा में रहे आई एम विजयन का संबंध किस खेल से है? तो आई एम विजयन का संबंध जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और हाल ही में 93वें ऑस्कर में इन्हें नामित किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में रहे थे। आज़ाद पटना और कोहला जल विद्युत परियोजना जो है, इसका निर्माण को लेकर के किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? कोहाला और आज़ाद पटना, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा किसके बीच में? आज़ाद पटनम और कोहाला। तो चीन और पाकिस्तान, देखिए चीन और पाकिस्तान ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो है परियोजना, ये दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है पहले स्थान पर अभी न्यूजीलैंड है, वहीं भारत का स्थान जो है वो 63वां है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 का देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये किया था किस देश के साथ? इजराइल के साथ, ध्यान रखेंगे, इजराइल के साथ किया था। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? सोनभद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमन चिली, हरमल मिर्च है और खेजा मिठाई, ये खेजा बना लीजिए, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तीनों प्रोडक्ट याद रखेंगे, मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेजा मिठाई, ये गोवा का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, आसियान का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। और 36वां शिखर सम्मेलन यह वियतनाम की राजधानी हनोई में किया गया था। ठीक है, हनोई वियतनाम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, रीवा सोलर प्लांट, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, 20 जून 2020 को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो देखिए, इसका थीम जो था ये क्या था? एवरी एक्शन काउंट। सबसे पहले तो याद रखेंगे 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हुए थे? सफल, SAFAL, सफल नामक ऋण योजना शुरू की। सफल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं किरण पोलार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किरण पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर पूछा जाए कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, यहाँ पर अगर शब्द लगा दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले, तो ये शोएब मलिक हैं पाकिस्तान के सर्वाधिक। ठीक है, तो यहाँ पर सभी T20 मैच यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न पूछ करके जितने भी होते हैं सभी पूछा जा रहा है। तो इसमें किरण पोलार्ड। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, एक दो प्रश्न और बन सकते हैं। सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर है, सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है और सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे बसा हुआ शहर में वाराणसी है। ठीक है, उसके बाद देखिए किस राज्य के कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा दिल्ली कैबिनेट ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये बोंडा जनजाति जो है ये उड़ीसा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में पूर्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप, यहाँ चैलेंजर द्वीप बना लीजिएगा, में पहुँचने वाली कैथी सुवलिन, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, वो किस देश से संबंधित है? तो
तो ये कैथी सुबेलिन जो है ये कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, ठीक है। और सबसे गहरे गर्त मैरियाना गर्त जो है यहाँ पर इन्होंने पहुँचा है। चैलेंजर द्वीप इसको कहा जाता है, प्रशांत महासागर में यह स्थित है, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरापट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये कुलशेखरापट्टिनम जो है यह कहाँ है फ्रेंड्स, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखिएगा कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया है, यह किस वर्ष लाया गया था, तो बताइए फ्रेंड्स। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में, ठीक है, और हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, तो 2005 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है, तो शक्ति को वाट में मापा जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 2 किलोवाट की हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कार्य करता है, उसके हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू होता है V²/R। अब आपसे R निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V²/P। देखिए V कितना दिया गया है 220 वोल्ट, यानी V² 220 गुना 220 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पावर कितना दिया गया है, किलोवाट में दिया गया, इसको वाट में आप बदल लीजिएगा। तो वाट में जब आप बदलेंगे तो 2 किलोवाट का 2000 हो जाएगा वाट में, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 यानी कि 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ नीचे 20 बचा है और ऊपर जो है कितना बचा है 22 बचा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 24.2 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नीचे लिखी राशियों में से कौन सी सदिश राशि है, बताइए। सदिश राशि इसमें से आपको बताना है कौन सी जो है सदिश राशि है, तो फ्रेंड्स इसमें से सदिश राशि जो है ये बल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अविलंब रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण जो है ये कितना होगा बताइए, 0 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक कौन सा है, बताइए। पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छिद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर देखिएगा, किसी मनुष्य के शरीर का ताप 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसका ताप केल्विन मापक्रम पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता होगा कि केल्विन से जब सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं C+273 करते हैं। अब यहाँ से C इक्वल टू कितना हो जाएगा K-273 हो जाएगा। आपको पता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है तो F-32 होता है अपन 180 इक्वल टू C/100 होता है। अब यहाँ C की जगह पर आप यहाँ K-273 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट ऑलरेडी दिया गया है 97 क्वेश्चन में, यहाँ से आप जो है C जब रखेंगे तो यहाँ से K निकल आएगा ना, K-273 होगा, तो यहाँ से आप आसानी से केल्विन निकाल लेंगे। केल्विन का आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा केल्विन में 309.1 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। गैस समीकरण नीचे दिए गए में से किससे संबंधित है, तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब, ताप और आयतन के साथ। उसके बाद देखिएगा मानक वातावरणीय दाब और ताप पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो कितने होते हैं, ये होते हैं 6.03 गुना 10 के पावर 23, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच मान जो है ये 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध पानी का। उसके बाद देखिएगा कि निष्क्रिय गैस से कोई क्रिया नहीं करती है, क्यों क्रिया नहीं करती है, तो इसका कारण जो है, इसका कारण है कि उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से कौन सी धातु होती है, तो जिंक और तांबा का मिश्रण होता है, तांबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि कोल गैस इसमें से कौन सा है, कोल गैस जो है बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल गैस जो है इसमें से क्या हो जाएगा, तो कोल गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसी विलयन में 1 लीटर में विद्यमान विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स,
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोलरता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक रेडियो 972 रुपये में, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका कितना हो जाएगा? 28 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें जो है 87 में, 87 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, 88 का करेक्ट आंसर जो है ये 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 89 का करेक्ट आंसर जो है ये 49 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 90 की बात करते हैं तो 90 नंबर का जो है 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 का 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 देखिएगा कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक जो होती है ये वसा में होती है। ठीक है, देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण दहन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन 1 ग्राम वसा के पूर्ण दहन से 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी मिलती है? वसा में। उसके बाद देखिए गेहूं पर किए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो ये हो जाएगा काल कीट और स्मट। ठीक है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 टांगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रह करता है वह कहलाता है प्रकंद। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है? तो कीट के काटने से डेंगू होता है। डेंगू जो होता है या मच्छर के काटने से होता है। आपको पता है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रयुक्त औषधि है वह प्राप्त होती है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 97 का। उसके बाद 98 नंबर देखिएगा कि गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 99 नंबर देखिएगा कि त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने का विधि का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम होलोग्राफी है। आपको पता होगा मीटरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मीटरियोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौसम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।